हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग आज बातें करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, यानी कि इंडियन पॉलिटी। माइक ऑन करो सर, और साथ में 2 क्लास लाइव चल रही हैं। यस मयंक, एक मैथ्स की चल रही है, एक जीएस की। आपको पता है मैथ्स की क्लास नहीं हो रही थी, सो सर से थोड़ा सा समय लेकर हमने क्लास लगवाई है। ठीक है। नमस्ते सर, नमस्ते अजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का। हम लोग बातें कर रहे हैं भाई भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। आज राज्य व्यवस्था की दूसरी क्लास है। आप लोग कोशिश करेंगे कि 3 क्लास के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था को समाप्त कर दें, ठीक है। इसके बाद हम लोग भारत का संविधान पढ़ेंगे। राज्य व्यवस्था में हम लोग राज करने की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे ये चीजें स्टार्ट हुई। शुरुआत करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। प्रथम क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया। टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा। अब इस संविधान सभा के विचार से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन भारत के अंदर संविधान सभा का निर्माण 1946 के अंदर हुआ था। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि भाई सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया, तो 4 आदमी हैं। एक सीजी रॉय है, एक एम एन रॉय है, एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, एक जवाहरलाल नेहरू है। तो आप लोग याद रखेंगे सबसे पहले जो विचार दिया था वो दिया था एम एन रॉय ने। एम एन रॉय ने संविधान सभा का विचार दिया था, वो साल था 1934। एम एन रॉय बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि आप लोग भारत के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी पढ़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, तो आप लोग बोलेंगे एम एन रॉय। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मैंने आपको पढ़ाई थी कि ताशकंद के अंदर हुई थी, एम एन रॉय के द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में भारत के अंदर भी एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। इन्हीं एम एन रॉय ने संविधान सभा का प्रथम बार विचार दिया था, लेकिन लोग संविधान सभा का प्रारूप बहुत पीछे से पढ़ते हैं। 1895 से 1895 में एक व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी संविधान सभा का विचार किया गया था भाई। इसके बाद साल आया 1924, 1924 में संविधान सभा का जो विचार है वो संविधान सभा का विचार दिया स्वराज पार्टी ने, स्वराज पार्टी। इसके बाद साल 1934 के अंदर एम एन रॉय ने संविधान सभा के बारे में वर्णन किया। आखिरकार भारत के अंदर संविधान सभा का निर्माण किया गया एक मिशन के द्वारा, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। हम लोग इस कैबिनेट मिशन को पढ़ेंगे। ये कैबिनेट मिशन भारत के अंदर 1946 आया, और इसी ने भारत के अंदर 1 जुलाई 1946, 1 जुलाई 1946 घूम करके देखा भाई संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, और इसके बाद इन्होंने इसके लिए निर्वाचन कराया। संविधान सभा के लिए निर्वाचन कराया। फिर इसी संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत के संविधान को बना करके तैयार किया था, ठीक है। प्रवीण पहले का दूसरा, बिल्कुल भाई। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह किस घटना का प्रत्यक्ष परिणाम है। व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह किसका एक रिजल्ट है। क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय आंदोलन। अभी अगर मैं इन सभी के सालों की बात करूं तो क्रिप्स मिशन भारत के अंदर कब आया था, 1942, 1942। अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो आप लोग बोलेंगे 1940। अगर मैं बात करूं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये 3 हुई है। तीनों के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, 1, 2 और 3। यदि मैं प्रथम की बात करूं तो 1930 के अंदर हुई थी। यदि मैं द्वितीय की बात करूं तो 1931 के अंदर हुई थी। यदि मैं तृतीय की बात करूं तो 1932 के अंदर हुई थी। ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी भाई। इसके अलावा यदि बात करूं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की, सविनय आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। इसके बहुत सारे चरण थे, लेकिन अंततः इसे 1934 में खत्म कर दिया गया था। अभी पूछा गया है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह वो कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था। अगर आपको ये याद है तो आप लोग आंसर ही बता पाएंगे, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर। अब ये अगस्त प्रस्ताव है जो ये भारत के अंदर कब आया था, तो आप लोग तारीख याद रखेंगे, 1 अगस्त 1940 भारत के अंदर अगस्त प्रस्ताव आया था। जब अगस्त प्रस्ताव भारत के अंदर आया तो इसने क्या कहा, अगस्त प्रस्ताव ने कहा कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद भारत के अंदर संविधान सभा का निर्माण करेंगे।
भारत में संविधान सभा का निर्माण करेंगे। इन्होंने ये बात मानी थी, संविधान सभा का निर्माण करेंगे। जब ये भारत के अंदर आया तो एक व्यक्ति भारत के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा कि भाई ये दरवाजे पर जंग लगी कील है, यानी इसका कोई भरोसा नहीं है। दरवाजे पर जंग लगी कील किसको बोला? तो आप लोग बोलेंगे अगस्त प्रस्ताव को। किसने कहा? तो आंसर आएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे पर जंग लगी कील संबोधित किया अगस्त प्रस्ताव को। इसी के विरोध में गांधी जी द्वारा क्या स्टार्ट किया गया 1940 में? तो आप लोग याद रखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया तो इसे क्वेश्चन आता है, इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही यानी कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे प्रथम सत्याग्रही का नाम है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, आचार्य विनोबा भावे। सेकंड सत्याग्रही कौन थे भाई? तो सेकंड सत्याग्रही इसके जवाहरलाल नेहरू बने थे, सेकंड सत्याग्रही। इन दोनों को याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन भारत में क्यों भेजा गया था? क्योंकि इन्होंने कहा था हम भारत को एक सम बनाएंगे। क्रिप्स मिशन के बारे में सबसे पहले तो आप लोग याद रखेंगे ये भारत के अंदर 1942 के अंदर आया था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या याद रखेंगे? ये 1942 में आया था। इसके अध्यक्ष थे सर स्टैफर्ड क्रिप्स। बाद में यही सर स्टैफर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के भी अध्यक्ष बन के आए थे। इन्होंने कहा था कि भाई हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि सेकेंड विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद भारत को एक संघ बनाएंगे। भारत को एक संघ बनाएंगे। ये किसने कहा था? तो आप लोग बोलेंगे क्रिप्स मिशन ने। इसी क्रिप्स मिशन के बारे में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में एक कथन कहा जो एग्जाम में बहुत बार आया है। महात्मा गांधी का कथन है इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। किसने कहा था भाई? तो आप लोग याद रखेंगे इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। एक व्यक्ति और याद रखेंगे जिनका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसके अंदर एक दो शब्द और ऐड कर दिए। जवाहरलाल नेहरू ने इसे तोड़ मरोड़ के क्या कर दिया? तो आप लोग याद रखेंगे इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक, यानी डूबते हुए बैंक का चेक है। किसने कहा था? तो आप लोग बोलेंगे इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दो अलग अलग कथन है। यदि बोले इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक तो आप लोग आंसर क्या लगाएंगे? महात्मा गांधी। यदि बोले इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक तो आप लोग क्या आंसर देंगे? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन किस वर्ष में भारत आया था? 1946, 1945, 1942 और 1940। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आया भाई 1946, 1946। अभी इस कैबिनेट मिशन से क्या क्या बातें और याद रखेंगे आप लोग? कैबिनेट मिशन के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसके अंदर कितने सदस्य थे। एक तो ये 1946 में आया था। इसके अंदर कितने सदस्य थे? तो सदस्यों की संख्या आप लोग याद रखेंगे, सदस्य थे 3। इसके अंदर 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों के नाम क्या क्या थे? तो आप लोग याद रखेंगे, सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स। इसके बाद याद रखेंगे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य थे। इसके अंदर आप लोग
याद रखेंगे पैथिक लॉरेंस, ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के अंदर। इन्हीं लोगों ने भारत के अंदर संविधान सभा की 389 संविधान सभा के लिए 389 सीटें बताई। 389 सदस्य की संविधान सभा होगी, ये बात किसने बताई? तो आप लोग याद रखेंगे कैबिनेट मिशन ने। इसी कैबिनेट मिशन ने निर्वाचन भारत के अंदर निर्वाचन कराया संविधान सभा के लिए। तारीख क्या है? तो 1 जुलाई 1946 1946। इसी संविधान सभा ने कैबिनेट मिशन ने भारत के अंदर अंतरिम सरकार का गठन किया। क्वेश्चन पूछेगा अंतरिम सरकार का गठन कब किया? तो अंतरिम सरकार का गठन यदि आपसे पूछे तो आप लोग आंसर देंगे 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को भारत के अंदर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान सभा की कुल सदस्य 389 थे, जिसमें से देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। प्यारा क्वेश्चन है भाई, एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। ये क्या है? ये डिजाइन की गई थी चीजें, ठीक है। जैसे भारत के अंदर 10 लाख जनसंख्या पे 10 लाख जनसंख्या पे 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, ये किसने डिजाइन किया था? तो आप लोग बोलेंगे कैबिनेट मिशन ने। इन्होंने टोटल सीट कितनी बनाई? तो आप लोग याद रखेंगे 389। उसमें से देशी रियासतें कितनी थी? तो आप लोग याद रखेंगे 93, 93 देशी रियासत थी। अब 93 तो ये हो गई, अब अभी तो बहुत सारी बच गई। तो आप लोग 3 भागों में इन 389 मेंबरों को डिजाइन करेंगे। एक आप लोग बोलेंगे ब्रिटिश प्रोविंस, यानी ब्रिटिश प्रांत। यदि पूछे ब्रिटिश प्रांत में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आप लोग बोलेंगे 292, 292। अभी आपको पता चल गया देशी रियासत, देशी रियासतों से कितने सदस्य चुने गए थे? तो आप लोग याद रखेंगे देशी रियासतों से 93 सदस्य। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे ब्रिटिश कमिश्नरी, ब्रिटिश कमिश्नरी, ब्रिटिश कमिश्नरी से कितने सदस्य थे? तो आप लोग आंसर देंगे ब्रिटिश कमिश्नरी से सदस्यों की संख्या थी 4, यानी टोटल जोड़ के कितना हो गया? 389 मेंबर्स। बाद में इस 389 का भी डिवाइडेशन हुआ। 389 का डिवाइडेशन कैसे हुआ? इसके चुनाव हुए तो सरकार कैसे कैसे बनी? 208 सीटों पर 208 सीटों पर कौन बनी? तो कांग्रेस। कांग्रेस 208 सीटों पर रह गई थी। 73 सीटों पर कौन आ गया था? तो आप लोग याद रखेंगे मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। और इसके बाद कुछ अन्य सीटें थी, वो 15 सीटें किसी मिली? तो स्वतंत्र प्रभार, यानी कि जो व्यक्ति इंडिपेंडेंट थे। इसके अलावा जो भी बच गई वे सारी की सारी सीटें क्या थी? वे सारी सीटें अन्य क्षेत्रीय दलों की थी, क्षेत्रीय दल, ठीक है। तो आप लोग ये सीटों का डिवाइडेशन याद रखेंगे। इस तरीके से भारत के अंदर सीटें डिजाइन की थी 1946 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सबसे पहले क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी? तो आप लोग आंसर देंगे प्रथम बैठक का आयोजन हुआ था 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। और इसके अंदर अध्यक्ष कौन बने? तो आप लोग बोलेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। जब ये 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तो ये कहां पर हुई थी? तो चैम्बर काउंसिल के अंदर एक पुस्तकालय है, चैम्बर काउंसिल का पुस्तकालय कहां पर है ये? तो आप लोग बोलेंगे दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर ये बैठक हुई थी। इसके अंदर फ्रेंच मॉडल अपनाया गया था। फ्रेंच मॉडल, ये फ्रेंच मॉडल क्या कहता है भाई? सबसे उम्रदराज व्यक्ति को, यानी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में बनाया जाता है। तो सबसे बुजुर्ग कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हीं को क्या किया गया था? इन्हीं को संविधान सभा की प्रथम बैठक का अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन आता है संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई? तो टोटल बैठकों की संख्या आप लोग याद रखेंगे। संविधान सभा की आपको 3 ही बैठक याद रखनी है, 3 याद रखनी है। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। अभी हम लोग बातें कर लेते हैं उसके बारे में। यहां से शुरू करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? प्यारा क्वेश्चन। देखो एक बैठक तो आपने 9 दिसंबर को पढ़ी है, एक याद रखेंगे 11 दिसंबर 1946।
11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की ये बैठक याद रखेंगे आप लोग। ये बैठक भी वहीं पर हुई थी। इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, आप लोग इस बात से क्या याद रखेंगे कि ये जो सच्चिदानंद सिन्हा, ये सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। लेकिन स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आप लोग बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद। इसके अंदर 2 पोस्ट और बनाई गई थी। एक तो आप लोग उपाध्यक्ष याद रखेंगे, उपाध्यक्ष, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आप लोग आंसर देंगे एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद लीगल एडवाइजर यानी कि कानूनी सलाहकार, संविधान सभा का कानूनी सलाहकार किसे बनाया गया, तो कानूनी सलाहकार के बारे में याद रखेंगे, इसका नाम है बी.एन. राव को कानूनी एडवाइजर बनाया गया था, यानी कि लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार बनाया गया था। इसके बाद अगली बैठक कब हुई भाई, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या पेश किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, तो आप लोग इस उद्देश्य प्रस्ताव को याद रखेंगे। इसी को बाद में संविधान की प्रस्तावना बोला गया, या फिर इसी को आप लोग याद रखेंगे, यही आगे चल के प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव क्या कहलाई, प्रस्तावना। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या ऑब्जेक्टिव प्रपोजल किस नाम से जाना गया भाई, तो प्रेम्बल के नाम से जाना गया। ये आज भारत की संविधान सभा का द्वारा बनाया गया प्रेम्बल यानी प्रस्तावना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी, पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा, देखो मैंने बताया था अभी अंतरिम सरकार बनी, इसी अंतरिम सरकार के अंदर आप लोग 15 महिलाएं पढ़ते हैं, ठीक है। सारे के सारे मंत्री, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उस अध्यक्ष का नाम क्या है, तो अध्यक्ष का नाम था लॉर्ड वेवेल। इस लॉर्ड वेवेल की इस अध्यक्षता में सरकार का गठन किया गया था। गठन कब किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे 2 सितंबर 1946। लेकिन यहां पर पूछा गया है घोषणा कब हुई थी, घोषणा, अनाउंसमेंट। यदि घोषणा की बात पूछेगा तो आप लोग क्या आंसर देंगे, 25 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946। 25 अगस्त 1946 को राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, ठीक है। 25 अगस्त अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन सरकार कब बनी, 2 सितंबर 1946, ठीक है। आपको केवल 3 डेट याद रखनी है, एक तो 1 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, 25 अगस्त को घोषणा, 25 अगस्त, और 2 सितंबर को सरकार का गठन। ये 3 आपको संविधान सभा से संबंधित बात याद रखनी है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली खान, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू। तो सभी की बातें कर लेते भाई। सबसे पहले मैं यदि लिखूं जवाहरलाल नेहरू को कौन कौन से मामले दिए गए थे, जवाहरलाल नेहरू, इनको क्या क्या दिया गया था भाई, तो एक तो इनके पास कॉमनवेल्थ, और एक इनके पास था विदेश मंत्रालय यानी विदेश मंत्रालय। ये 2 डिपार्टमेंट किसे दिए गए थे, तो आप लोग बोलेंगे ये दिए गए थे जवाहरलाल नेहरू को। अभी सरदार पटेल की बात करें, सरदार पटेल के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इसी को सरदार पटेल लिख लेते हैं, इनके पास क्या क्या डिपार्टमेंट थे, तो एक तो आपको याद रखना गृह मंत्रालय, और एक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे, तो आप लोग सरदार पटेल को याद रखेंगे। अभी लियाकत अली खान है, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था, तो आप लोग याद रखेंगे लियाकत अली खान के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था, ठीक है। इसके बाद एक व्यक्ति और याद रखेंगे, अरुणा आसफ अली। क्वेश्चन आता है अरुणा आसफ अली के पास,
अरुणा आसफ अली, इनके पास कौन सा मंत्रालय था? तो आप लोग बोलेंगे अरुणा आसफ अली के पास रेलवे मंत्रालय था, रेलवे मंत्रालय। ठीक है, आगे बातें कर लेते हैं और भी डिपार्टमेंट से। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, जगजीवन राम, सी राजगोपालाचारी। तो यदि मैं बात करूं सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी के पास क्या था भाई? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आप लोग याद रखेंगे इनके पास शिक्षा मंत्रालय था, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, इसके बाद जगजीवन राम की बात करूं तो जगजीवन राम के पास आप लोग श्रम मंत्रालय पढ़ेंगे। जगजीवन राम के पास कौन सा मंत्रालय था? तो आप लोग याद रखेंगे जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय है, यानी कि लेबर मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय। लेकिन यहां पर पूछा गया किसके बारे में है? तो रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। ठीक, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। संविधान को बनने में कितना समय लगा? एक तो आप लोग याद रखेंगे संविधान को बनने में समय, ठीक है। एक आप लोग याद रखेंगे लागू कब हुआ था। यहां पर पूछा गया लागू कब हुआ था, तो आप सभी को पता भाई 26 जनवरी 1950, 26 ऑफ जैन 1950। लेकिन मैं आपको एक और डेट बताऊं, 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा बनकर तैयार हो गया था, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। जब बन के तैयार हो गया था तो हमने इस दिन लागू नहीं किया, लेकिन हम लोग इस 26 नवंबर को आज भी कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। जब बन के तैयार हुआ तो हमने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको पीछे एक बात बताई थी कि 26 जनवरी 1930 कांग्रेस के द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पे, लाहौर में रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया था। अब इसी दिन को क्या हुआ, कांग्रेस इस दिन को स्वतंत्रता दिवस बनाती थी या स्वाधीनता दिवस बनाती थी 1950 तक। अब इसी दिन को यादगार बनाने के लिए हम लोगों ने अपना संविधान कब लागू किया? तो आप लोग याद रखेंगे 26 जनवरी 1950, क्योंकि हम इस दिन को मेमोरेबल बनाना चाहते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दिख नहीं रही? संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रगान को कब बनाया? अभी हम बात करेंगे राष्ट्रगान की। क्या क्वेश्चन हमें राष्ट्रगान से देखने को मिलेंगे? सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के बारे में यदि बताऊं तो सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया किसके द्वारा? एक तो याद रखेंगे भाई किस भाषा में लिखा गया, तो आप लोग बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा के अंदर लिखा गया था जन गण मन। राष्ट्रगान है क्या? तो आप लोग बोलेंगे जन गण मन। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसका समय याद रखेंगे, समय है 52 सेकेंड यानी कि 52 सेकेंड। ठीक है, 52 सेकेंड, समय 52 सेकेंड, या संक्षिप्त यानी कि कम समय में अगर उसको बजाया जाए तो उसका समय कितना होता है? 20 सेकेंड, 20 सेकेंड याद रखेंगे। इसके बाद आपको याद रखना पहली बार गाया कब गया, तो 27 दिसंबर 1911, 27 ऑफ दिसंबर 1911 कलकत्ता के अंदर गाया गया था। किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? तो आप लोग बोलेंगे बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर।
इसके बाद साल 1912 में इसका प्रकाशन हुआ तत्वबोधनी सभा में, तत्वबोधनी पत्रिका, तत्वबोधनी पत्रिका के अंदर इसका संपादन हुआ। जब तत्वबोधनी पत्रिका के अंदर इसका संपादन हुआ तो किस नाम से हुआ? भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। इसके बाद 1919 में इसका ट्रांसलेशन हुआ। ट्रांसलेशन किस नाम से किया गया? तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से ट्रांसलेशन हुआ। इसके बाद एक आईएनए के सिपाही है, आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी के एक सिपाही हैं राम सिंह। इसके सिपाही राम सिंह ने जो ये आप लोग धुन देख रहे हैं ना, इसी राम सिंह की दी हुई है ये धुन, जो आज आप लोग धुन सुनते हैं। ठीक है, अभी हमारे संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया कब गया? तो आप लोग याद रखेंगे 24 जनवरी 1950, 24 जैन 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान का संविधान कब लागू किया गया? पाकिस्तान के बारे में एक दो क्वेश्चन याद रखेंगे। पाकिस्तान, मैंने इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको इतिहास से पढ़ाई, लेकिन कुछ व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे। एक तो नाम याद रखेंगे पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल, इनका नाम क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, इस मोहम्मद अली जिन्ना को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कायदे आजम, कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग मोहम्मद अली जिन्ना को याद रखेंगे। इसका संविधान भी इन्हीं की देखरेख में मर गया, ये मर गए थे, इनको टीबी की बीमारी थी। तो इसके बाद संविधान लागू हुआ था 1973, 1973, यानी हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था। परवीन, बैचेज के अंदर बहुत सारी क्लासें होगी भाई, इसी कारण बहुत सारे बैच हैं, उनके अंदर अलग अलग क्लासेज होती हैं, तो समय नहीं बच पाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो मैंने बताया था भाई 1 जुलाई को इलेक्शन हुए, 2 सितंबर 1946 को काम करना स्टार्ट किया। इसके बाद तारीख आई 26 नवंबर 1949, 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारा संविधान बनने में समय लगा। लगभग 63 लाख की भी कुछ अमाउंट है, जैसे 63,96,729 रुपए हमारे संविधान को बनाने में खर्च आया था, यानी इतने पैसे लगे थे। 117 दिन इस पर बहस हुई थी। इसके अलावा भी समय लगा कोई चीजें वो करने में। जब संविधान बन गया तो संविधान को लिखने का काम किया गया था एक कैलीग्राफर के द्वारा, एक सुलेखन का काम करता था जिसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसने क्या किया? इसने लिखने का काम किया था, इसने लिखने का काम किया था। क्या लिखने का काम किया था? संविधान, यानी संविधान का लेखक है, कैलीग्राफर है। प्रत्येक पृष्ठ पर इसके हस्ताक्षर, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर है इसके। किसके हैं? तो आप लोग याद रखेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान सभा की सदन समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी पूछा गया किसके बारे में? सदन समिति। पट्टाभी सीतारमैया, के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, जवाहरलाल नेहरू। देखो, संविधान सभा के अंदर लगभग 15 समितियां बनाई गई थी। 15 समिति काम कर रही थी संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, उन्हीं में से एक थी सदन समिति। सदन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आप लोग याद रखेंगे पट्टाभी सीतारमैया। अब एक जवाहरलाल नेहरू है, इनको याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू बहुत सारी समितियों के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू कौन कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो आप लोग याद रखेंगे ये अध्यक्ष थे। एक तो संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति,
संघ संविधान समिति और एक स्टेट कमेटी यानी राज्य समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक। इसके अलावा बहुत सारी समितियां हैं, जैसे बात करते हैं। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत को स्वतंत्र घोषित किया? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड जॉर्ज, क्लीमेंट एटली, रम्ज मैकडोनाल्ड। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। ठीक है। विंस्टन चर्चिल का एक कथन भी याद रखेंगे आप लोग। इन्होंने बोला था, हमने तलवार के दम पे भारत को जीता, हमने तलवार के दम पे भारत को जीता। और हम तलवार के दम पर इस पर शासन करेंगे, और हम तलवार के दम पे भारत पर शासन करेंगे। ठीक है। ये कथन बोला गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। यदि मैं बात करूं क्लीमेंट एटली, तो इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम भारत को आजाद कर देंगे। हमारी सरकार बनने के बाद भारत को आजाद कर देंगे। ये कथन किसका है? तो आप लोग बोलेंगे क्लीमेंट एटली। और इसी क्लीमेंट एटली ने स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। ठीक है। आगे आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समिति सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, BN राव, BR अम्बेडकर। देखो, एक मौलिक अधिकार शब्द है, एक अल्पसंख्यक संबंधी। यदि मैं बात करूं मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष की बात करूं तो आप लोग क्या आंसर देंगे? इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, JB कृपलानी। लेकिन यही मैं बात करूं अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बोलेंगे HC मुखर्जी। HC मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। वही मैं बात करूं भाषा समिति, यानी भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे सत्यनारायण। सत्यनारायण भाषा समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग क्या आंसर देंगे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन की घोषणा किस दिन हुई थी? क्वेश्चन बहुत प्यारा है। भारत के विभाजन की घोषणा, यदि क्वेश्चन पूछता भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी, यदि स्वतंत्रता की घोषणा पूछता तो आप लोग क्या आंसर देते हैं? स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 20 फरवरी 1940, 20 ऑफ फेब 1946। कब तक इन्होंने तक पूछी थी, कब तक? तो याद रखेंगे 30 जून 1948 तक, 1948 तक। लेकिन इन्होंने भारत के विभाजन की घोषणा कब की? 3 जून 1947। 3 जून 1947 को भारत के अंदर एक प्लान आया जिसका नाम क्या था? माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान। इस माउंटबेटन प्लान के तहत देश के दो बंटवारे हुए, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। ये दो देशों में भारत को बांटा गया भाई 3 जून 1947 की घोषणा के बाद। 15 अगस्त 1947 को एक देश का निर्माण हुआ जिसको आप लोग भारत के नाम से जानते हैं, और 14 अगस्त 1947 को एक देश का निर्माण हुआ जिसको आप लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है। आगे आ जाओ। संविधान सभा की ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी या फिर BR अम्बेडकर? जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। ठीक है। ध्वज समिति पूछा गया भाई। देखो, एक समिति और मैं आपको लिखवा देता हूं, समिति का नाम याद रखेंगे प्रारूप समिति।
सबसे इंपॉर्टेंट समिति भाई। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। इस बी आर अम्बेडकर के अलावा आप लोग याद रखेंगे ये इसके अध्यक्ष तो थे, इसी कारण इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का पिता इनको किस कारण कहा जाता? तो आप लोग बोलेंगे भारतीय संविधान का पिता इसी कारण कहा जाता क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अंदर कितने सदस्य थे? तो आप लोग बोलेंगे 7 सदस्य थे। 7 सदस्य। अभी इन 7 सदस्यों में से 2 सदस्य आप लोग याद रखेंगे, जैसे एक सदस्य बी एल मित्र। बी एल मित्र। इस बी एल मित्र की जगह पे एक व्यक्ति आ गए थे जिनका नाम है एन माधव राव। एन माधव राव। ये 2 व्यक्ति तो ये याद रखने हैं। इसके बाद एक याद रखना है कि डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। जो प्रारूप समिति के सदस्य थे इसमें एक डीपी खेतान है, उस डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। इस डीपी खेतान की मृत्यु के बाद यहां पर एक आदमी को लेकर आया गया जिसका नाम है टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी को इसकी जगह पर अपॉइंट किया गया था। तो ये 2 सदस्य आपको याद रखने हैं, टीटी कृष्णामाचारी और एन माधव राव। एक बी एल मित्र की जगह आए थे, एक डीपी खेतान। इनकी तो मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये हट गए थे, इस जगह पे एन माधव राव आ गए थे। ये समिति सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। अगर मैं बात करूं धवध समिति की तो आप लोग क्या आंसर देंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत अच्छे भाई प्रवीण, ठीक है। ये सारी की सारी समिति आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा समिति आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में 2 और याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बड़ा नाम भाई, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, सबसे चालाक। आज अमित शाह को आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल कह सकते हैं। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, या फिर मैं आपको बात करूं अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार समिति, या प्रांतीय शक्ति समिति। प्रांतीय शक्ति समिति, इन सब के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग आंसर एक ही व्यक्ति का देंगे, नाम क्या है? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? कंजर्वेटिव पार्टी, कांग्रेस, लेबर और पार्टी। तो आप लोग एक पार्टी का नाम याद रखेंगे, लेबर पार्टी। इस लेबर पार्टी की ब्रिटेन के अंदर सरकार थी और इसी लेबर पार्टी के एक सदस्य हैं जिसका नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे लेबर पार्टी के सदस्य का नाम है क्लीमेंट एटली। इस क्लीमेंट एटली के द्वारा ही भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और भारत को आजाद करने की बात कही गई थी, ठीक है। क्लीमेंट एटली आप लोग याद रखेंगे, एक बहुत बड़ा नाम है ब्रिटेन के अंदर। वैसे ब्रिटेन के अंदर आप लोग देखेंगे, ब्रिटेन के अंदर भी कुछ कुछ ऐसी ही सरकारें हैं जैसी भारत के अंदर है। ऐसे एक बुक्स बनाएंगे, उसके अंदर आप लोग संसद पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग ये मान लो ये है महारानी या महाराजा या क्राउन, आप लोग इसको क्राउन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सदन बैठता है जिसको आप लोग हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने दादा भाई नारोजी के बारे में पढ़ा था, वो हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बने थे, ठीक है। और इधर आप लोग एक पढ़ सकते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का उच्च सदन है, ठीक है। और लेबर पार्टी के सदस्य जिनका नाम क्या है? क्लीमेंट एटली। उन्होंने ही भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, ठीक है। तो आज की जो बातें थी वो हमारी यहीं तक रहेंगी। यदि किसी बच्चे का कोई डाउट है तो एक बार मेरे से पूछ लीजिए। इसके बाद हम लोग क्लास जल्दी से कमेंट सेक्शन में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है या फिर कोई बात है तो आप डाल दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही और बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।